हेलो बच्चों, मैं एस.के. पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, IS पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ऐसे तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में बहुत कुछ है। हम लोग यहाँ पे प्रश्न के संदर्भ में समझेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत निकट है जो आप 2020 में जिस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हो। तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि विगत वर्षों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अब प्रश्न पूछने की जो संभावनाएं जो यहाँ से होती हैं, वह संभावनाओं की अगर बात की जाए तो एक तो आपको इसके स्थापत्य कला को देखना है, यानी यहाँ से हमें स्थापत्य के कौन कौन से जानकारी मिले, चित्र के कौन कौन से जानकारी मिले, कहाँ कहाँ से जानकारी मिले, यानी कुछ महत्वपूर्ण साइट्स जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ इसके उत्खनन से संबंधित जो उत्खननकर्ता जो रहे हैं उनके संदर्भ में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसका उत्खनन कब हुआ, किस क्षेत्र में, किसके नेतृत्व में इसके उत्खनन किए गए, कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं और वह किस नदी के किनारे हैं। तो मेरा यह विश्वास है कि आप 10-15 साइट्स जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, अगर उसे आप याद रख पाते हैं तो शायद यहाँ से 1-2 प्रश्न जो भी पूछा जाएगा वह आपके रेंज में होगा। दूसरी चीज़ें यहाँ पे स्थापत्य कला के संदर्भ में जो विशेषकर मैं आज यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूँ, वह स्थापत्य के अंतर्गत देखें तो यह एक तो हमने बतलाया कि यह एक प्रथम नगरीकृत सभ्यता है। इसकी उत्खनन बहुत बाद में हुई, आधुनिक काल में इसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई, और वह औपनिवेशिक दौर था जब इसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि भारतीयों को भारतीय की सभ्यता और संस्कृति के विषय में उन्हें जानकारी दी जाए, या इनका ओरिजिन माना जाए कि आपके पास भी एक अच्छी सुनियोजित सभ्यता थी, सुसंस्कृत सभ्यता थी, आपकी संस्कृति थी और नगरीकृत थी। तो इसलिए क्योंकि वे इसी तर्ज पर भारत में शासन कर रहे थे, उनका शासन करने का यहाँ जो उद्देश्य था वह यही जताकर था कि भारतीय जो हैं वे पिछड़े हैं और भारतीय असभ्य हैं। इन्हें सभ्यता से परिचित कराने के लिए ब्रिटिश यहाँ पे आए हैं उद्धारक के रूप में। तो इस संदर्भ में वे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि भारतीयों की कोई अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है। अब यहाँ पे स्थापत्य से संदर्भ में, स्थापत्य के संदर्भ में देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें स्थापत्य की कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में एक तो देखें तो यह पहली नगरीकृत सभ्यता है, यानी नगरीकरण के साक्ष्य में यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से यह नगरीकृत सभ्यता है। और यहाँ से जो नगर के जो साक्ष्य में प्राप्त होते हैं वह एक नहीं बहुतायत नगर उस समय उपलब्ध थे, और उसके बारे में जो उत्खनन हुई उस उत्खनन से वहाँ से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर यह बतलाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीकृत सभ्यता थी। दूसरी ओर देखें तो यहाँ अब नगर के जो महत्वपूर्ण साक्ष्य थे, जिसे हम स्थापत्य के संदर्भ में भी देख सकते हैं, तो यहाँ देखा जाए तो इनकी जो ड्रेनेज सिस्टम थी, जो जल निकास की जो व्यवस्था थी, वह भी तो स्थापत्य के ही उदाहरण है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे जल निकास की व्यवस्था थी, जो आधुनिक नगरों में देखा जाता है, उस प्रकार से यहाँ पे जल निकास की व्यवस्था ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें सभी घरों से नालियाँ निकली हुई थी, और साथ ही साथ नालियों के संदर्भ में देखा जाए तो नालियों में भी ग्रिड प्रणाली लगे हुए थे। नालियाँ पक्की थी और साथ ही साथ नालियाँ ढकी हुई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे यह भी स्थापत्य के रूप में हमें दिखाई देता है। दूसरी ओर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें ग्रेट ग्रेनरीज ऑफ मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो से वृहत जो अन्नागार जो हमें प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे यह अन्नागार भी ऐसे स्थापत्य का ही है उदाहरण,
लेकिन यह जो वृहत अन्नागार है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि वह नगरीकृत सभ्यता किस प्रकार की थी। और साथ ही साथ जो ग्रामीण संस्कृतियां थी, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, वे ग्रामीण क्षेत्र कैसे नगरों को आपूर्ति किया करते थे खाद्यान्न सामग्रियों की, जो वर्तमान में भी हम देख पाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे हमें वृहत अन्नागार भी प्राप्त हो रहा है। आज के संदर्भ में देखा जाए तो यह अनागार पीडीएस सिस्टम की याद दिलाता है, जन वितरण प्रणाली की याद दिलाता है। आज भी कोल्ड स्टोरेज की प्रचलन है, आज भी अनाजों को रखा जाता है और उस अनाजों का वितरण किया जाता है सरकार के द्वारा, या उन बेसहारों को या उन लोगों को या राशन प्रणाली को समन्वित करने के लिए, जो नगरीय जीवन का एक आधार है। क्योंकि नगर तभी अस्तित्व में होगा जब ग्रामीण संस्कृति सुनियोजित तरीके से चलेंगी। तो यहाँ पे अन्नागार के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हो रहे हैं जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही साथ देखें तो मोहनजोदड़ो से ही स्नानागार के भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। यानी यह जो स्नानागार है, यह स्नानागार को भी देखें तो यह जो ग्रेट बात है, यह ग्रेट बात भी हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति की याद दिलाता है। क्योंकि आज भी भारत में बहुत ऐसी प्रथाएं हैं, बहुत ऐसे हमारे कल्चर्स हैं जिसके अंतर्गत देखते हैं कि नदियों का, तालाबों का, इन सब का विशेष महत्व माना जाता है। तो यह एक प्रकार से देखें तो यह इसकी निरंतरता को भी दर्शाता है। और यहाँ से वृहत स्नानागार भी हमें प्राप्त हुए हैं जो पूरी तरह से आपको पक्के यानी निर्मित हैं। और साथ ही साथ यहाँ से देखा जाए तो स्थापत्य के रूप में यहाँ प्रत्येक घरों में कुएं भी यहाँ पे उपलब्ध थे, यानी जल की भी उत्तम व्यवस्थाएं थी। आज के संदर्भ में देखें तो हर घर हर नल योजना जो है वह उसी संदर्भ में देखें तो वहाँ पे किस प्रकार से जल की व्यवस्था थी, इससे पता चलता है कि प्रत्येक घरों में कुएं भी बने हुए होते थे, जो एक प्रकार से स्थापत्य का तो उदाहरण है। लेकिन आज इसके निरंतरता के रूप में भी हम नल के रूप में या जल के रूप में उसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता काल से वह आपको यानी चीज़ें चली आ रही थी, जो आधुनिक काल में भी हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ देखें तो जो शहर हैं उसमें सुरक्षा दीवार भी आपको बने हुए थे। आज भी आधुनिक सभ्यता में भी, आधुनिक नगरों में भी देखें तो जिस प्रकार से हाउसिंग कॉलोनी जो स्थापित हैं, सोसाइटी जो स्थापित हैं, चारों ओर सुरक्षा दीवार भी आपको बने होते हैं। तो उस समय काल में भी सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो नगर थे वह नगर आपको सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए थे। कहीं 2 सुरक्षा दीवार हैं तो कहीं कहीं 3-3 सुरक्षा दीवार के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता काल में यह जो नगरों को जो सुरक्षा दीवार था, यह 2 कारणों से सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया होगा। एक तो यहाँ जो अगर कारण के रूप में देखें तो यह सारे नगर जो भी अस्तित्व में थे, वे सारे नगर नदी के किनारे ही बने हुए थे और इसलिए यहाँ पे उन नदी के पानी से बचाव के लिए हो सकता है इस सुरक्षा दीवार का निर्माण किए होंगे। या दूसरी ओर देखें तो बाह्य आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए या फिर सुरक्षित रखने के लिए भी सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया होगा। क्योंकि आगे चलकर इस सभ्यता के पतन के विषय में भी एक बातें देखने को तो मिलती हैं कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ वह पतन में बाह्य आक्रमणकारी भी यानी आर्यों के संदर्भ में भी उसकी चर्चा की जाती है। दूसरी ओर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता काल से डॉकयार्ड के भी हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, गोदीवाड़ा के भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और यह जो गोदीवाड़ा है लोथल से प्राप्त होता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय के काल में अंतर्देशीय व्यापार भी प्रचलन में थे, यानी अर्थव्यवस्था भी सुनियोजित तरीके से आपको संचालित होती थी। तो इस प्रकार से यह तो स्थापत्य के साक्ष्य हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ यह निरंतरता को भी दर्शाते हैं, यह नगरीय सभ्यता को भी दर्शाते हैं और आधुनिक सभ्यता से तारतम्य भी स्थापित करते हुए नजर आते हैं। तो कुछ इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता से हमें यह साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो उत्खनन से हमें प्राप्त हुए हैं। दूसरी ओर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इंडस वैली आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे यह आपको वृहत स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है, साथ ही साथ चारों तरफ ऊपर बरामदे बने हुए हैं,
कमरे बने हुए हैं, यह एक प्रकार से यह दर्शाता है कि आज भी हमारी संस्कृति में बहुत ऐसे रीति रिवाज हैं जो इस प्रकार से नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे आपको आयोजित किए जाते हैं। और यह प्रथा आपको निरंतरता को भी दर्शाता है, साथ ही साथ यह उसके स्थापत्य के लक्षण को भी दर्शाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखें तो चारों तरफ पुरोहितों का निवास स्थल भी बना हुआ है और यह बृहत स्नानागार हमें उस सभ्यता की आपको यानी निरंतरता को याद दिलाता है और उसकी प्राचीनता को याद दिलाता है। साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम की जो हमने बात किया, किस प्रकार से जल निकास की व्यवस्था थी, किस प्रकार से नालियां बनी हुई थी। यह नालियों में भी आप देखें तो ग्रेड पैटर्न पे यह नालियां आपको यानी निर्मित की गई थी। शहर पूरी तरीके से प्लान्ड वे में आपको निर्मित किया गया था। हर घरों को आप देखें तो वहाँ पे चौराहे पे सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नजर आती हैं। तो इस प्रकार से यह ग्रिड पैटर्न पे आधारित वहाँ से हमें जल निकास की एक उन्नत व्यवस्था दिखाई देती है और इससे पता चलता है कि वह अनप्लान्ड वे में नगर का निर्माण नहीं किया गया था, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो नगर थे वह नगर पूरी तरह से प्लान्ड वे में निर्मित थे और यह इनकी जल निकास की व्यवस्था उसी की याद दिलाता है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण इसकी विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा की जाए तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, जिसके संदर्भ में हमने बतलाया कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के संदर्भ में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है। जैसे एक तो आपको वहाँ से जो महत्वपूर्ण नगर हैं वह नगर किस नदी के किनारे स्थापित हैं, जो उत्खनन हुए किसके दिशा निर्देश में उत्खनन होते हैं। तो इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जो उत्खनन से सामग्रियां हैं वह किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं उस संदर्भ में आपको देखना है। वहाँ के समाज के संदर्भ में आपको देखना है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको देखना है कि वहाँ पे अर्थव्यवस्था कैसी थी। लिपि के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे लिपि कैसी थी, लिपि थी या नहीं थी। तो उस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन कैसे थे उसके संदर्भ में आपको देखना है। रीति रिवाज कैसे थे उसके संदर्भ में आपको देखना है कि वहाँ पे कौन कौन से रीति रिवाज थे, आज वह किस प्रकार से प्रचलन में हैं या नहीं हैं, अंत्येष्टि संस्कार किस प्रकार से किए जाते थे। तो थोड़ी बहुत अगर आप मुश्किल से 2-3 घंटे का पढ़ाई करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वह प्रश्न आपके लिए यानी समस्याएं उत्पन्न तो कम से कम नहीं करेंगे। दूसरी ओर देखें तो यहाँ से विशेषताओं की अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता प्रागैतिहासिक कला की एक विशिष्ट जानकारी हमें प्रदान करती है। प्रागैतिहासिक कला की इसलिए क्योंकि यहाँ से हमें कला के सभी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। कला के जो भी रूप हैं वह सभी रूपों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और इस संदर्भ में कला के रूप की बात की जाए तो चाहे वह मूर्ति कला हो, नृत्य कला हो, संगीत कला हो, चित्रकला हो, ये सभी कलाओं की जानकारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता काल से प्राप्त होती है जो इसकी विशेषता को दर्शाता है। दूसरी ओर देखें तो भारतीय वास्तुकला की इसे जननी कहा गया है क्योंकि सबसे पहली बार जो हम लोग देख पा रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता काल में ही जो वास्तुकला है, जो स्थापत्य कला है, उस स्थापत्य कला की हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। वास्तुकला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके जो मकान जो बने हुए थे, जो भवन जो बने हुए थे, जो आवासीय संरचनाएं जिस प्रकार से बनी हुई थी, उस आवासीय संरचना को भी देखा जाए तो यह जो आवासीय संरचना है जो सिंधु घाटी सभ्यता काल से हमें इसके विषय में जो हमें जानकारियां मिलती है वह आवासीय संरचना को भी देखें तो यह आवासीय संरचना 2 रूपों में हमें दिखाई देता है जो समाज के वर्गीकरण को भी बतलाता है। यानी उस समय सामाजिक वर्गीकरण का भी यह द्योतक है, उसका भी यह संकेतक है। यहाँ पे जहाँ एक प्रकार से हम देखें तो नगर का जो पश्चिमी भाग है वह पश्चिमी भाग दुर्गीकृत है, तो वहीं नगर का जो पूर्वी भाग है वह पूर्वी भाग सामान्य लोगों का निवास स्थल है, यानी सामान्य निवास स्थल है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भारतीय वास्तुकला यानी वास्तुकला और स्थापत्य कला दोनों मूलतः एक ही हैं, लेकिन वास्तुकला जो यानी मनुष्य के रहने का जो स्थान है, देवता या मनुष्य जिसमें निवास करते हैं, वही वृहत स्तर पर हो, बड़े पैमाने पर हो तो उसे स्थापत्य की संज्ञा दी जाती है।
तो इस प्रकार से यह वास्तुकला की जननी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो स्थापत्य कला हमें जो प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वह स्थापत्य कला किसी भी रूप में हो, चाहे वह वृहद स्नानागार के रूप में हो, अन्नागार के रूप में हो, या फिर जल निकास के रूप में हो, कुएं के रूप में हो, गोदीवाड़ा के रूप में हो, यह सारे स्थापत्य के उदाहरण हैं। और यह स्थापत्य की जननी इसलिए क्योंकि ठीक इसके पहले की सभ्यता को हम लोग देखते हैं तो वह सभ्यता पाषाणकालीन सभ्यता है। और पाषाणकालीन सभ्यता तो वहाँ से हमें स्थापत्य की वैसी जानकारी नहीं मिल रही है, जबकि नवपाषाण काल तक आते आते ग्रामीण संस्कृति बसने लगी थी, लोगों का अस्थायी ठिकाना होने लगा था और कृषि भी, यानी लोग कृषि से जुड़ने लगे थे, बहुत सारे फसल का उत्पादन होने लगा था। लेकिन वहाँ से जो आवासीय संरचना कुछ वैसी ठोस प्रकार से हमें नहीं प्राप्त हो रही हैं, अगर एक दो अपवाद को छोड़ दिया जाए जो गर्त आवास के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बुर्ज होम से, गुफ कराल से, जो नवपाषाणकालीन स्थल है, और वहाँ से हमें गर्त आवास, गड्ढे नुमा घर की जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं। लेकिन यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता काल के जो स्थापत्य हैं, वह भारतीय स्थापत्य की जननी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आगे चलकर जो स्थापत्य है जिस प्रकार से वहाँ यहाँ निर्मित थे, वह उसकी निरंतरता हमें आज के संदर्भ में भी देखने को मिलता है। वहीं देखें तो जीवन के प्रति इनका जो दृष्टिकोण था, वह जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि किस प्रकार से यह जीवन को जीना, यानी जीवन को यह जीते थे। तो चाहे कला के क्षेत्र में देखें, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखें, समाज के क्षेत्र में देखें, राजनीतिक संरचना के क्षेत्र में देखें, किसी प्रकार की युद्ध प्रणाली की हमें यहाँ से जानकारी नहीं मिलती है। बहुत ही शांति मूलक प्रवृत्ति के लोग थे, क्योंकि कोई भी उत्खनन से हमें, किसी भी उत्खनन से हमें यहाँ पे युद्ध सामग्रियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं, कठोर धातु हमें प्राप्त नहीं हुई हैं। तो इस प्रकार से वे परिचित भी थे, तो तांबे से, कांसे से, वह कुछ वैसा मजबूत धातु नहीं था। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण जो था, वह दृष्टिकोण पूरी तरह से देखा जाए तो यह उपयोगितावादी, भौतिकतावादी दृष्टिकोण था। वहीं नगर योजनाबद्ध तरीके से निर्मित हैं। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को आप देखें तो जो भी नगर है वह नगर पूरी तरह प्लान्ड वे में आपको निर्मित है, यानी जो नगर में जो चीज़ें होनी चाहिए, जो सुनियोजित तरीके से, जो प्लान्ड तरीके से, वह प्लान्ड तरीके से पूरी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी नगर को देखा गया है तो उन सभी नगरों में प्लान्ड वे में नगरों का निर्माण किया गया था। और यह प्लान्ड वे इसलिए कहा जा रहा है कि किस प्रकार से घर हो और घर में क्या क्या सुख सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों का कम से कम ये ध्यान रखा करते थे। चाहे स्वच्छता के संदर्भ में हो, जल निकास के संदर्भ में हो, पीने के पानी के संदर्भ में हो, हवा के संदर्भ में हो, रोशनी के संदर्भ में हो, तो उन सभी संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पे वो सारे चीज़ें हमें दिखाई देते हैं। यह भौतिकवादी एवं उपयोगितावादी दृष्टिकोण को रखा करते थे। इनका बहुत ज़्यादा, यानी जो सुख सुविधाएं जो हैं वह सिर्फ भौतिकवादी ही ये थे, सुख सुविधाओं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिखावटी यहाँ पे हमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। यह सुख सुविधाओं में रहा करते थे, लेकिन वह दिखावटी रूप में नहीं था, वह आपको उपयोगितावादी दृष्टिकोण था। वहीं देखें तो स्वच्छता पर इनकी विशेष बल था, साफ सफाई पर ये विशेष ध्यान दिया करते थे। आज के संदर्भ में देख रहे हैं कि इसके लिए स्वच्छता अभियान चलाना पड़ रहा है, लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। लेकिन जो हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है, उस प्राचीन सभ्यता संस्कृति को देखा जाए तो कम से कम वो स्वच्छता पर विशेष बल दिया करता था। अब वहाँ पे किस प्रकार से उनको जागरूक किया जाता था या नहीं किया जाता था, या खुद एक्टिव थे, इसके विषय में कोई जानकारी तो नहीं मिली है। वहीं देखें तो जल की उन्नत व्यवस्था है, प्रत्येक घर में कुएं का होना यह बतलाता है कि कम से कम जल की उन्नत व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता काल में रही थी। उसके साथ ही साथ रासायनिक व्यवस्था, जन वितरण प्रणाली, जो वृहत अन्नागार जो प्राप्त हो रहा है, उस वृहत अन्नागार से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि किस प्रकार से रासायनिक व्यवस्थाएं
वहां पे स्थापित थी। किस प्रकार से नगरों को डेवलप किया गया था और नगरीय जीवन की सुख सुविधाएं और नगरीय जीवन की जो आवश्यकताएं थी वह किस प्रकार से ग्रामीण संस्कृतियों से पूर्ति होती थी, उसकी भी व्यवस्था हमें यहाँ पे दिखाई देती है। उसके साथ ही साथ देखें तो सुरक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात हो तो सिंधु घाटी सभ्यता कालीन वहाँ बहुत सारे ऐसे नगर जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, उन नगरों में आप देखते हैं कि वह नगर सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए हैं। यह सुरक्षा दीवार के संदर्भ में हमने चर्चा किया कि वह चाहे दोनों ही कारणों से क्यों ना हो, लेकिन वह नगर सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे और आज भी नगरों को सुरक्षा दीवारों से घेरा जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो यह इसके निरंतरता को भी दर्शाता है। वहीं देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता काल में यातायात की भी उन्नत व्यवस्थाएं थी। यह यातायात की उन्नत व्यवस्था यह दर्शाता है जिस प्रकार से यह सभ्यता जितनी विस्तृत सभ्यता थी, जो देख पाते हैं कि जो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक यह सभ्यता फैली हुई थी। तो वहीं पूर्व की ओर देखें तो आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से लेकर पश्चिम में सुतका गेंडोर अफगानिस्तान तक यह सभ्यता आपको विस्तृत थी। और उस संदर्भ में देखा जाए तो वहां पे यातायात की उन्नत व्यवस्थाएं थी और यह यातायात हमें जलीय व्यवस्था के रूप में भी दिखाई देता है। यह अंतर्देशीय आपको व्यापार को भी सूचित करता है क्योंकि वहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि जब वे नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित थी और सारे बड़े नगर नदी के किनारे थे, तो यातायात के लिए भी उस नदी का उपयोग किया जाता रहा होगा। लेकिन इसके साथ साथ इनकी जो विशेषताएं थी, यही विशेषताओं में ह्रास हुआ होगा जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन भी हुए होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ इनकी कुछ कमियां भी थी जो स्थापत्य के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ जिस टॉपिक पे मैं चर्चा कर रहा हूँ वह स्थापत्य से रिलेटेड है। अब यहाँ पे इनकी कमियां क्या थी, तो हमने बतलाया कि ये भौतिकतावादी और उपयोगितावादी दृष्टिकोण को रखते थे और यह जो उपयोगितावादी के सामने सौंदर्य को ये स्थान नहीं दिया करते थे। इनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मकान जो हो वह बाहर से बहुत अलंकृत हो, बहुत साज सज्जा वाला हो, ऐसी इनकी कोई आपको दिखावटी नहीं था, बल्कि स्थापत्य में हम देख पाते हैं कि स्थापत्य में जल की व्यवस्था है, राशन स्थापत्य में स्वच्छता पर विशेष बल दिया जा रहा है, सुरक्षा पर बल दिया जा रहा है, न कि साज सौंदर्य पर बल दिया जा रहा है। वहीं देखें तो भवन की स्वच्छता पर बल है, न कि भवन के अलंकरण पर इनका कोई विशेष फोकस है। वहीं देखा जाए तो भवन को लोकोपयोगी भवन जो भी बन रहे हैं वह इनके उपयोगों के लिए बनाया जा रहा है, न कि कोई राजनीतिक संगठन के रूप में और न ही धार्मिक संरचना के रूप में, क्योंकि वहां से हमें किसी प्रकार के धार्मिक भवन के साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यानी धार्मिक संरचनाएं के संदर्भ में बात की जाए तो यानी मंदिर का हमें कोई भी साक्ष्य वहां से प्राप्त नहीं हुआ है, जो अभी तक तो नहीं हुआ है। वहीं देखा जाए तो कोई वैसी भवन हमें नहीं प्राप्त हुई जिसे राजनीतिक भवन के रूप में कहा जाए। हाँ, यहाँ ऐसा जरूर था कि जो नगर थे वह नगर आपको दो रूपों में थे, जिसमें दुर्ग भी था, यानी जिसमें कहा गया कि यह जो दुर्ग था इसमें शासक वर्ग निवास किया करते थे। तो वही सामान्य लोगों का निवास स्थल जो था, और यह सामान्य लोगों का निवास स्थल आपको उसके निचले हिस्सों में था, यानी नगर के पूर्वी भाग जो था वह सामान्य लोगों का निवास स्थल था। और इसी आधार पर ब्रिटिश चिंतकों ने यह बतलाने का प्रयास किया कि उस समय भी आपके शासक वर्ग जो थे वे बाहरी थे और यहाँ पे शासन किया करते थे। और इसका तादाद में इसका संबंध क्या स्थापित किया गया, तो इसका संबंध मेसोपोटामियाई सभ्यता से जोड़ने का प्रयास किया गया। और यह कहा गया कि उस समय भी जो शासक वर्ग थे, जो दुर्ग में निवास किया करते थे, वह वही मेसोपोटामिया के लोग थे। और यह बतलाया जा रहा है कि आज भी आपके ऊपर शासन किया जा रहा है, क्योंकि आप उस समय भी सभ्य नहीं थे और आज भी सभ्य नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हमने सिर्फ एक पहलुओं पे चर्चा किया है।
और इससे संबंधित जो अभी तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो प्रश्न है, उसको हमने यहाँ पे आपके सामने रखा भी है और इसे आप देखें, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछने की संभावना भी बनी होती है। जैसे एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है वर्ष 1998 में कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, जिसमें आपको दिया हुआ है लोथल, कुछ यानी मिश्रित है, केवल सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिए हुए हैं कि लोथल यानी प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पाठ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था जो गुजरात में अवस्थित है और यहाँ से हमें गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिससे अंतर्देशीय व्यापार किया जाता था मेसोपोटामियाई सभ्यता के साथ में। उस समय की एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो इराक की सभ्यता जिसे कह सकते हैं, जो इराक में अवस्थित था। तो उस समय अंतर्देशीय व्यापार किया जाता था। इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि मेसोपोटामिया की जो मुहर है वह आपको लोथल से प्राप्त हुआ है और लोथल की जो मुहर है वह सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहर है वह मेसोपोटामिया से प्राप्त हुए हैं। तो इस संदर्भ में यह कहा गया कि व्यापार उन दोनों सभ्यताओं के बीच में, उन दोनों क्षेत्र के बीच में हुआ करता था, यानी यह पहला स्टेटमेंट इसमें सही है। दूसरा देखें तो सारनाथ जैसा कि आप भी जानते हैं कि गौतम बुद्ध जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं और गृह त्याग करने के बाद 35वें वर्ष में जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है, निरंजना नदी जो पुनपुन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, उसके बाद गौतम बुद्ध यानी वहाँ से वह तथागत बुद्ध का दर्जा प्राप्त करते हैं और वहाँ से बुद्ध निकले और उन्होंने सबसे पहले जो उपदेश दिया, जिसे प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया तो यह प्रथम उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिया। सारनाथ जो वाराणसी में अवस्थित है, बुद्ध ने सारनाथ में उन्हीं लोगों को उपदेश दिया जो बुद्ध के साथ तपस्या किया करते थे, लेकिन बुद्ध को छोड़कर चले आए थे, क्योंकि बुद्ध बहुत कठोर तपस्या करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई 35वें वर्ष के उम्र में, तो बुद्ध ने सबसे पहले जो अपना उपदेश दिया वह उपदेश उन्हीं लोगों को दिया जिसमें 5 कौंडिन्य भी थे, और यह उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिया जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, यानी यह मौर्यकालीन शासक के विषय में कहा जा रहा है। तो अशोक का जो सिंह स्तंभ शीर्ष है, स्तंभ है जिसमें ऊपर 4 सिंह स्थापित हैं, वह आपको सारनाथ में अवस्थित है, यानी यह गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखें नालंदा, यह प्राचीन शिक्षा केंद्र था जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था और यहाँ पे बौद्ध अधिगम का पाठ भी किया जाता था और इसके विषय में जानकारी 7वीं सदी का एक चीनी यात्री वेनसांग भी बतलाता है। तो इस संदर्भ में यह स्टेटमेंट सही है। और देखें तो 1, 2 और 4 यानी इसका सही उत्तर सी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर प्रश्न की चर्चा की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वह आपको 2001 में पूछा गया है, जिसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था, यानी कौन सी ऐसी पशु थी जिसका ना तो टेराकोटा यानी पकाई हुई मिट्टी की जो मूर्तियां होती थी और ना ही मुहरों पर उसका रिप्रेजेंटेशन हुआ।
तो देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता काल के जो मुहर हैं, उन मुहरों पे पशुओं के चित्र उकेरे जाते थे, जिसमें बहुत सारे पशु होते थे। लेकिन कोई भी ऐसा मुहर नहीं मिला जिस पे आपको गाय का चित्र बना हुआ हो। कोई भी ऐसा टेराकोटा नहीं मिला जो गाय का बना हुआ हो। बाकी अन्य पशुओं के मुहर और टेराकोटा हमें प्राप्त होते हैं। तो इस संदर्भ में इसका सही उत्तर ए होगा। ठीक इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता काल से ही एक और प्रश्न पूछा हुआ है, और यह प्रश्न 2002 में पूछा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिन जिन चीज़ों को बस बतलाया, देखिए सिलेक्शन लेना हो तो बहुत सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना होगा, लेकिन समस्याएं क्या होती हैं कि आप अनावश्यक चीज़ों में उलझ जाते हैं, क्योंकि आपको गाइड करने वाले बहुत लोग होते हैं। अब आप पूरी शोध ही क्यों ना कर डालें सिंधु घाटी सभ्यता पे, प्रश्न तो आपसे एक ही पूछा जा रहा है, और वह भी कोई वैसा प्रश्न नहीं है जो आपको इस रेंज से बाहर का हो। तो उसके लिए क्यों माथापच्ची करना है। और एक एक क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक प्रश्न पूछे हुए हैं जो यह 2002 में है, जिसमें मैचिंग का प्रश्न है, प्राचीन स्थल दिए हुए और पुरातात्विक खोज, जिसमें लोथल हमने बतलाया था कि कुछ महत्वपूर्ण साइट्स हैं जो स्थल है, उसके विषय में आपको जानना है, और उससे संबंधित जो जानकारियां जो प्राप्त हुई है, जो वहां से चीजें प्राप्त हुई हैं, उसके विषय में आपको जानना है, वह भी जो महत्वपूर्ण है, सिर्फ उनको। तो यहाँ लोथल जूता हुआ खेत का साक्ष्य, कालीबंगन गोदीवाड़ा धौलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, और बनवाली हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। अब यहाँ पे देखें तो यह जो प्रश्न है, यह मैचिंग का प्रश्न है, जिसमें दिया गया है कि सही उत्तर को चुनिए कूट की सहायता से। तो अभी हमने चर्चा किया था कि लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य। कालीबंगन से यहां से हमें जूता हुआ खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा की बात की जाए तो धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जहां से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख भी हमें प्राप्त हुए हैं। अब इन सब चीजों को आपको थोड़ी सी याद रखना है। उसके बाद बनवाली, यहां से आप देखें तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति हमें यहां से प्राप्त हो रही है। राखीगढ़ को भी याद रखना है, बनवाली को भी याद रखना है। हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है जहां से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने के कारखाने थे, चूड़ियों बनाने के कारखाने थे। तो इस प्रकार से अब देखें तो यह सही ऑप्शन A2, B1, C4 और D3 यानी B इसका सही उत्तर है। यानी कोई वैसा गूढ़ प्रश्न आपसे नहीं पूछा जा रहा है, यहां से बनता भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रश्न है जो आपसे 2011 में पूछा गया है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से ही संदर्भित है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। अब सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में देखें तो यह लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व तो उपस्थित थे, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि वहां से हमें वृहत स्नानागार मिल रहे हैं, वहां से हमें प्राक शिवा की मूर्तियां प्राप्त हो रही है, शिवलिंग के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हो रही है, योनि के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो धार्मिक तत्व तो उपस्थित थे, इसमें कोई मत नहीं है, लेकिन वह वर्चस्वशाली नहीं था। प्रश्न यह है कि धर्म जो है वह अभी उतना वर्चस्वशाली सिंधु घाटी सभ्यता काल में नहीं था, क्योंकि धर्म वर्चस्वशाली हुआ होता तो शायद वहां से धार्मिक स्थापत्य के बहुत सारे साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन वहां से धार्मिक स्थापत्य के वह साक्ष्य में प्राप्त नहीं हुए हैं। और इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि धार्मिक तत्व तो उपस्थित थे लेकिन वह वर्चस्वशाली नहीं था। अब धर्म को लेकर फिर लंबा डिस्कशन हो जाएगा, वो मैं किसी अन्य वीडियो पे चर्चा करूंगा, जिसमें धर्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है
और धर्म को कैसे स्थापित किया गया, धर्म को किस संदर्भ में समझना है, धर्म का प्रभाव कैसे स्थापित होता चला गया, तो उसका हम लोग अलग से एक वीडियो पे चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण है। अब सेकंड इसको में स्टेटमेंट है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसे आपको नाम ही दिया गया था। और कपास की जहां तक बात है तो कपास के संदर्भ में यह कहा जाता है कि कपास जो है इसके प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक महत्वपूर्ण स्थल था मोहनजोदड़ो, और यहां से हमें कपास के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ आप देखें तो मोहनजोदड़ो से, लेकिन मेहरगढ़ से भी हमें, मेहरगढ़ से इसके खेती के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यह दोनों ही कथन सही है। तो ऐसे प्रश्न आपसे यहां पे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर चर्चा की जाए जो 2019 में पूछा हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट है, पिछले वर्ष ही, क्योंकि 2020 में देखिए हो सकता है यहां से प्रश्न पूछा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? अब हड़प्पा स्थल, हमने इस पे चर्चा पहले ही किया था कि उन महत्वपूर्ण स्थलों को भी आपको जानना है। अब इसमें अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता काल से हमने 1998 से स्टार्ट किया और 2019 तक आए। अब आप देखें कि कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो क्या जरूरी है इतनी माथापच्ची करने की? अब यहाँ पे उन यानी हड़प्पा स्थल नहीं है तो कौन कौन से? चनहुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का ही हड़प्पा स्थल है। उसके साथ साथ देखें तो कोटदीजी, यह भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। देसलपुर, यह भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। सोहगौरा, अगर आपने एंशिएंट पढ़ा होगा और मौर्य काल पढ़ा होगा तो सोहगौरा से हमें एक ताम्र पत्र प्राप्त होता है जो चंद्रगुप्त मौर्य का है। चंद्रगुप्त मौर्य का यह जो ताम्रपत्र जो प्राप्त हुआ है सोहगौरा, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से संबंधित है, और यहां से एक चंद्रगुप्त मौर्य का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें अकाल पीड़ितों को राहत प्रदान करने की बात की गई है। एक और ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है बंगाल से भी चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इस प्रकार से सोहगौरा यह सिंधु कालीन स्थल नहीं है, क्योंकि अगर क्षेत्र भी आपको पता है तो यह गोरखपुर से है, और सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जो क्षेत्र की बात की जाए तो इसका तो उत्तर में मांडा यानी जम्मू एंड कश्मीर, दक्षिण में हम लोग देख रहे हैं कि यह दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, पूर्व में देख रहे हैं तो आलमगीरपुर जो मेरठ में है, और पश्चिम में देख रहे हैं तो सुतका गेंडोर जो अफगानिस्तान में है। तो यह जब मेरठ तक ही यह सभ्यता थी तो फिर गोरखपुर कहां? तो यह ऐसे भी आउट हो गया, बाकी 3 स्थल हैं। तो इस प्रकार से 2019 तक जो यहां से प्रश्न पूछे गए हैं वह प्रश्न इस रूप में पूछे गए हैं, और हमारा यहां आपको बताने का भी उद्देश्य यही है कि आप डाइवर्ट ना हो, आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करें, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको जानकार विशेषज्ञ नहीं बनना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो पर किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।